अधिकांश जगह पर आजकल जिंक की कमी देखी जा रही है और इस जिंक की कमी के कारण पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती। कल्ले बहुत कम निकलते हैं, पौधे अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाते, पौधे की जो पत्तियां बहुत छोटी रहती हैं, उस कारण से उपज में काफ़ी कमी आती है और हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में जिंक की कमी होती जा रही है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे जिंक की कमी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे जिंक की कमी हो जाती है और अगर हम इन कारणों पे विचार करें, उपाय करें, तो इस कमी को हम रोक सकते हैं और पौधे को पूरी जिंक की सही मात्रा में खाद दे करके उसकी बढ़वार अच्छी कर सकते हैं। तो इन कारणों को समझना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार जिंक की खाद देने के बाद भी जिंक की कमी होती जा रही है। तो देखिए, जो जिंक जो पौधों को उपलब्ध होता है, वो जिस रूप में उपलब्ध होता है, पानी में घुलनशील होता है और जब ये जिंक या तो जमीन के अंदर कम हो जाए या पानी में घुले नहीं, तो जब घुलेगा नहीं तो पौधों को मिलेगा नहीं, चाहे आप कितनी खाद डाल लें, उस कारण से भी समस्याएं आती हैं। तो मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, या तो जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से जिंक की कमी हो रही है, या जिंक तो है लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो जा रही हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं जिससे जिंक अघुलनशील हो जा रहा है। तो मैं इन्हीं कारणों पर आज चर्चा करूंगा। पहला कारण क्या है, हमारी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर हमारी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा है, कैल्केरियस सॉइल है, कार्बोनेट ज्यादा है, तो फिर जिंक की कमी हो जाती है। आप जिंक की खाद डालेंगे लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, ये जो कार्बोनेट होता है जिंक के साथ मिलकर जिंक कार्बोनेट बना लेता है और ये जिंक कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है। अब आप जिंक सल्फेट डाल दें, कोई भी डाल दें, जिंक की खाद डालें, तो ये कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा और जब रिएक्शन करेगा तो जिंक कार्बोनेट पानी में घुलेगा नहीं, तो पौधों को उसकी उपलब्धता नहीं होगी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये हमारी मिट्टी में 5% से ज्यादा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तब ये समस्या करने लगता है। इसलिए आपको मिट्टी की जांच करानी चाहिए और पता करना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर ये समस्या करेगा, फिर हमको फिर दूसरे उपाय करने पड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमें कम करना पड़ेगा। तो मिट्टी की जांच करा के जरूर देखें कि आपकी मिट्टी कहीं कैल्केरियस तो नहीं है, नहीं तो ये समस्या आपकी लगातार बनी रहेगी। दूसरा क्या है, हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है। जो जिंक होता है वो अम्लीय दशा में उपलब्ध होता है, मतलब जब पीएच 7 से कम होती है तब ये पानी में घुलनशील होता है और 7 से ऊपर होते ही ये पानी में घुलना बंद हो जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है और ये पानी में घुलते नहीं है। तो अगर मिट्टी की पीएच 7.5 से ज्यादा जा रही है, इससे ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि जिंक मिट्टी में होते हुए भी पौधे को उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश जिंक हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, मतलब पानी में घुलेगा नहीं। तो आपको पीएच भी न्यूट्रल करने के लिए वैसे प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आपकी मिट्टी की पीएच उदासीन बनी रहे या थोड़ी सी जो है 7 से नीचे आए, 7 के आसपास बनी रहे, 7.5 से ऊपर ना जाए। तो ये दो फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और इसका हमें उपाय करना चाहिए कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को कम करें और पीएच को हम ज्यादा पीएच जा रही है, 8 हो रही है, 8.5 पीएच हो रही है, तो जिंक की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर क्या है कि हमारी मिट्टी का गठन कैसा, उसमें क्ले ज्यादा है या सैंडी ज्यादा है, कैसी है। अगर हमारी मिट्टी बलुई है, उसमें बलुई की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में क्या होता है, लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, निच्छलन बहुत होता है, पानी नीचे बहुत जाता है। उस पानी के साथ जो जिंक होता है वो भी चला जाता है, जो जिंक वाली खाद डालेंगे वो भी पानी के साथ बह के नीचे चली जाएगी। तो सैंडी सॉइल जो है पे भी है, वहां जिंक की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में हमको जिंक जमीन में भी डालना होता है और हमको पौधों पे स्प्रे भी करना होता है और निच्छलन को कम करने के लिए हमें उसके अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है और सारी मात्रा हमको किसी भी खाद की फिर एक साथ डालनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको हमें डालना चाहिए। और जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी की जल धारण क्षमता, उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो बलुई मिट्टी में बहुत ज्यादा समस्या आती है। अगला कारण क्या है कि हम फास्फोरस कितना दे रहे हैं। अगर हम फास्फोरस बहुत ज्यादा दे देते हैं, फास्फोरस खाद, तो ये जिंक के साथ, फास्फोरस जिंक के साथ मिलकर के इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, फिर से जिंक की समस्या आ जाती है। या हम फास्फोरस वाली खाद को जिंक की खाद के साथ मिला देते हैं, डीएपी को हमने जिंक सल्फेट के साथ मिला के डाल दिया, तब ये समस्या आ जाएगी। या फास्फोरस की मात्रा थी मान लीजिए रिकमेंडेड 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर और आपने डाल दी 80, 90, 100, बिना सोचे समझे ज्यादा फास्फोरस डाल दिया, ज्यादा डीएपी डाल दिया, बहुत ज्यादा एसएसपी आपने डाल दिया, सिंगल सुपर फास्फेट, तो जो मिट्टी के अंदर जो जिंक उपलब्ध होगा उसके साथ मिलकर के इनसॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं। और जब भी कोई भी खाद, कोई भी तत्व अगर पानी में नहीं घुलेगा तो पौधों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जड़ें
पानी के माध्यम से ही पोषक तत्वों को लेती हैं, इसलिए कोई भी खाद, कोई भी तत्व का पानी में घुलनशील होना, उसका घुलना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी कारण से नहीं घुल पाता है, कार्बोनेट बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है मिट्टी के अंदर, स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो फिर वो पौधे की जड़ों को प्राप्त नहीं होगा। होते हुए, मिट्टी के अंदर होते हुए भी वो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो आपको जब फास्फोरस खाद को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है फास्फोरस खाद में। एक तो फास्फोरस खाद को जिंक वाली खाद के साथ नहीं मिलाना है, कभी भी मिला करके मिक्स करके आपको नहीं डालना है, नंबर एक। नंबर दो, फास्फोरस आपको उतना ही डालना है जितनी जरूरत है। बहुत ज्यादा आप फास्फोरस डाल देंगे तो फिर ये जिंक के साथ रिएक्शन कर देगा। फास्फोरस तो चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में, फास्फोरस तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा लेकिन जिंक नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो फैक्टर है, हमारे खेत में जैवांश पदार्थ कितना है, क्योंकि देखिए जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अगर जैवांश पदार्थ कम होंगे तो फिर नाइट्रोजन की भी कमी होगी, फास्फोरस की भी होगी, पोटेशियम की भी होगी, जिंक की भी होगी, आयरन की भी होगी। तो जैवांश पदार्थ क्या होता है, चूंकि पौधों से ही बने होते हैं, पौधे जमीन से पोषक तत्वों को लेती हैं, उसके तने पत्तियों में रहती हैं और फिर वापस रिसाइकिल होकर जमीन में हो जाती हैं। तो अगर ये जैवांश पदार्थ की कमी होगी तो निश्चित रूप से सभी पोषक तत्वों की कमी होगी, उसमें जिंक भी इन्वॉल्व है। अब ये जैवांश पदार्थ की कमी होगी तो उसका एक प्रभाव और आता है, ये जो बलुई मिट्टी है इसके अंदर निच्छालन, लीचिंग ज्यादा होने लगती है, क्योंकि पानी को जैवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर रोक के रखता है। तो अब जैवांश पदार्थ कम होने के दो हमें प्रभाव नजर आ रहे हैं जिंक की कमी पे। पहला प्रभाव तो जैवांश पदार्थ की कमी होने पे खुद जिंक की कमी हो गई। दूसरा, कम है तो बलुई मिट्टी है तो निच्छालन क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपके खेत में बलुई मिट्टी ज्यादा हो रही है, बालू की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो आप हर साल उसमें जैवांश पदार्थ मिलाते रहिए ताकि सभी पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। अगला कारण क्या है, आपका फसल चक्र कैसा है। आप लगातार जो फसल चक्र ले रहे हैं उसमें अगर अनाज वाली फसलें हैं, जैसे हमारा धान गेहूं है, इसमें दोनों है अनाज वाली फसलें हैं, तो ये अनाज वाली जो फसलें होती हैं, धान है, गेहूं है, मक्का है, ये जिंक का अवशोषण बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसी फसलों में जिंक की समस्या आती है, धान में जिंक की समस्या आती है, मक्के में जिंक की समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, अगर आप धान गेहूं ले रहे हैं तो आप हरी खाद भी लीजिए, जिंक प्रॉपर दीजिए, चिलेटेड वाला जमीन में डालिए। अगर आपका सल्फेट वाला है तो आप जमीन में डाल सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपको अगर फसल चक्र पे ध्यान रखना है कि हमारा फसल चक्र में हम दो तीन फसलें ले रहे हैं या एक फसल ले रहे हैं, तो जिन क्षेत्रों में धान गेहूं है, जैवांश पदार्थ की मात्रा कम है और कैल्केरियस सॉइल भी हो रही है, तो वहां तो ये समस्या जिंक की आती ही आती है। और खास तौर से अगर आप धान ट्रांसप्लांटेड वाला ले रहे हैं, जिसमें हम रुपाई करके धान वाला लेते हैं, वहां जिंक की समस्या आने का बहुत ज्यादा कारण होता है, क्योंकि वहां जिंक जो है पानी के साथ मिलके, वहां कार्बोनेट पानी में घुलने लगते हैं, जिंक के साथ मिलके जिंक कार्बोनेट बना देते हैं। तो रोपाई वाले धान में जिंक की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि वहां जो पानी के साथ, क्योंकि मिट्टी में पानी हुआ, कार्बोनेट और जिंक आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, वहां जिंक की कमी आती है और इसी जिंक की कमी से धान में जो है खैरा रोग होता है। तो इसके लिए आपको जिंक सल्फेट का स्प्रे करना पड़ेगा, नर्सरी में भी करना पड़ेगा, खेत में भी डालना पड़ेगा, फसल में भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जिंक की कमी जो लगातार हो रही है आप उसको रोक सकते हैं और फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जो समस्या है आप उनको दूर भी करना है और जो जिंक वाली खाद है उसका अच्छा मैनेजमेंट भी करना है। तो आप चिलेट वाली जो जिंक आती है उसको तो आप बुआई के समय खेत में डालिए। जिंक सल्फेट चाहे हेप्टाहाइड्रेट है 21% वाला, चाहे मोनोहाइड्रेट है 33% वाला, आप इसको बुआई के समय डाल सकते हैं, लेकिन फास्फोरस खाद के साथ मिक्स करके ना डालें। अगर आपको स्प्रे करना है, बाद में जरूरत पड़ जाती है स्प्रे करने की, नहीं डाल पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो जिंक सल्फेट है, मोनोहाइड्रेट या हेप्टाहाइड्रेट, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। चिलेट वाले का भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो जिंक सल्फेट के आते हैं स्प्रे में, और मिट्टी में चिलेटेड वाले जिंक के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह मैनेजमेंट कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को कम कीजिए, उसके लिए उपाय हमें करने होते हैं, इसका निच्छालन हमें आपको करना पड़ेगा, कार्बोनेट जमीन से नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर हमको पीएच न्यूट्रल करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आपको निच्छालन करना पड़ेगा ताकि जो साल्ट ज्यादा हो रहे हैं जमीन के नीचे, रूट से नीचे चली जाए। बलुई मिट्टी को तो आप बदल नहीं सकते, अपने खेत की मिट्टी जो सैंड हो तो सैंड ही रहेगा, लेकिन आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं। और बहुत अच्छा माध्यम होता है हरी खाद लेना, खासतौर से ढैंचे की अगर आप हरी खाद लेते हैं तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर एक बार में मिल जाता है। फास्फोरस खाद का मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज्यादा खाद नहीं डालनी है और जिंक वाली खाद के साथ मिला के नहीं डालनी है। फसल चक्र अगर आप अनाज वाला ले रहे हैं तो ये इंश्योर करें, इस बात का ध्यान रखें कि हम जिंक जितनी रिकमेंडेड मात्रा उतना ही दें। चिलेट वाले का प्रयोग भी करें और अगर सल्फेट वाला है तो उसका भी हमें प्रयोग करना है, लेकिन रिकमेंडेड डोज में हमें करना है। तो ये मैंने आपको कारण बताए कि किन कारणों से
हमारे देश में जिंक की कमी लगातार बनी हुई है क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक या दो चीज पे ध्यान देते हैं। जिंक की कमी होती है, हम स्प्रे कर देते हैं या खाद डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कमी क्यों लगातार हो रही है। अगर हम खाद हर साल डाल रहे हैं तो फिर ये कमी आ क्यों रही है। अगर हम इन कारणों पे ध्यान दे लेंगे तो जिंक की कमी को हम दूर कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।